4 वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश सरकार की अनेकों उपलब्धियां रही हैं और इसी विषय पर माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के निर्देश हैं कि जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। उसी की कड़ी में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आयोजित की गई है। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पधारने पर माननीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि, मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री परमादरणीय श्री वीरेंद्र कंवर जी का स्वागत करते हैं। साथ में हमारे जिला भाजपा के अध्यक्ष श्री मनोहर लाल शर्मा जी और आप सभी सम्माननीय पत्रकार बंधु जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए आए हैं, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारा निवेदन रहेगा माननीय मंत्री महोदय से अपना वक्तव्य रखने के लिए, उसके बाद आप एक एक करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में सरकार के अपने 4 वर्ष जो है वो पूरे किए हैं और फिर 27 दिसंबर को एक बहुत बड़ी रैली प्रदेश स्तर के ऊपर जिसका आयोजन मंडी में किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस रैली में आकर के जो प्रदेश सरकार की 4 वर्ष की ढेर सारी उपलब्धियां रही उसके ऊपर जो है वो प्रदेश सरकार की पीठ थपथपाई और प्रदेश के लोगों से भी एक आग्रह किया कि जिस तेज गति के साथ हिमाचल प्रदेश की सरकार आगे बढ़ी है, जिसमें सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट की मीटिंग में 1-2 बड़े अहम फैसले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 बड़े फैसले लिए थे और उसमें एक बड़ा फैसला था कि जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनको 80 वर्ष की आयु में पेंशन लगती थी। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों को 70 वर्ष की आयु में पेंशन लगनी चाहिए, जिससे प्रदेश स्तर के ऊपर करीब 2 लाख बुजुर्ग लोगों को जो था वो इसका लाभ हुआ, यानी कि 6,09,000 पेंशन लगी तो उसमें 2 लाख जो थे वो नए जो बुजुर्ग लोग थे उसमें शामिल हुए और वो भी 1,500 रुपए के हिसाब से पेंशन दी गई। और जो उसके बाद जो जिनको 700 रुपए पेंशन मिलती थी, जो 60 वर्ष के ऊपर थे उनकी पेंशन को भी बढ़ा करके सरकार ने 850 रुपए किया। लेकिन बाद में पिछले बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के लिए जो है वो अलग से एक योजना शुरू की, स्वर्ण जयंती महिला संबल योजना, जिसमें 65 वर्ष की आयु और 69 वर्ष की आयु के बीच की महिलाओं के लिए 1,000 रुपये की पेंशन जो है वो देने की योजना जो है वो शुरू की। उसके माध्यम से भी महिलाओं को करीब 39,641 महिलाएं जो है वो इससे लाभ उनको मिला। और जो दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण योजना थी कि जो पिछली सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने जो गौवंश सड़क पर था, किसानों के लिए समस्या बनी थी और साथ साथ में आए दिन सड़कों के ऊपर एक्सीडेंट्स होते थे तो बहुमूल्य जीवन जो थे वो उससे समाप्त हो जाते थे। माननीय उच्च न्यायालय ने पिछली सरकार को आदेश दिए थे कि वो गौवंश का संरक्षण करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कोई नई नीति बनाए, लेकिन 5 साल वो कांग्रेस की सरकार रही, कोई नीति जो थी वो नहीं बन पाई। कुछ गौशालाएं बनाई गई लेकिन उनको चलाया नहीं गया
उन्होंने कहा कि हम गौ सेवा आयोग बनाएंगे, गौ सेवा आयोग का गठन करेंगे और जहां गौ का संरक्षण भी करेंगे, संवर्धन भी करेंगे। मुझे इस बात की आज कहते हुए प्रसन्नता है कि सरकार बनने के बाद गौ सेवा आयोग का गठन भी हुआ। गौ सेवा आयोग के गठन के बाद एक निर्णय लिया कि जो गौशालाओं में जो गौएं हैं, पहले उनके गौ ग्रास की व्यवस्था की जाए। हमने सेस लगा करके गौ ग्रास जो है वो प्रदेश के अंदर इकट्ठा किया। जहां 6000 गौ जो थी वो गौशालाओं में थी, आज इस योजना से जो है वो गौ ग्रास योजना जो हमने शुरू की और बड़ी गौशालाएं बना करके गौवंश का संरक्षण जो है वो शुरू किया। उसके माध्यम से आज 20,000 से ज्यादा गौवंश जो है वो सड़क पर से गौशालाओं में जो है वो हमने पहुंचाया है। एक शुरुआत की है, हालांकि बहुत सारी कमियां रह सकती हैं। अभी भी हमें लगता है कि बहुत ज्यादा गौवंश सड़क पर है। तो जो पशु गणना से जो आंकड़े आए हैं उसके माध्यम से 34,000 ही गौवंश जो है वो सड़क पर है। हमने 20,000 की व्यवस्था कर दी है। अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 बड़ी गौशालाओं की जो है वो वर्चुअली जो है उसका उद्घाटन भी किया और इस महीने के अंत तक हम 3-4 और नई गौशालाएं जो है गौ सेंचुरी जो है वो इनका हम विधिवत उद्घाटन जो है वो करने जा रहे हैं। और हमने टारगेट किया है कि जून 2022 तक हम कोशिश करेंगे कि अधिकांश सड़कें जो हैं वो खाली हों। और इसके साथ साथ पिछले दिनों सभी जो जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं, एनजीओज हैं और प्रदेश से लोगों की तरफ से भी एक डिमांड आई है कि हमने 95% गौवंश जो है और पशु गणना जो है उसके बाद हमने उसकी टैगिंग की है, लेकिन फिर भी टैगिंग के साथ ही लोग जो है वो फिर से सड़कों पर उनको छोड़ रहे हैं। इसके लिए भी जो है वो कानून बनना चाहिए। हमारी सरकार जो है वो इसमें इस सेशन में जो है वो कोशिश कर रही है कि हम कोई सख्त कानून भी जो है वो साथ में लेकर के आए ताकि इस समस्या का जो है वो समाधान कर सकें कि जो लोग गौवंश को छोड़ते हैं उनके ऊपर कड़ी जो है वो कार्रवाई भी जो है वो सजा की कार्रवाई भी जो है वो साथ में जो होनी चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये जो हमारा ये जो 4 वर्ष का कार्यकाल रहा, तो ऐसे में हमने बहुत सारी योजनाएं बनाई, 30 से ज्यादा योजनाएं बनाई। हमने अपना जो दृष्टि पत्र था वो हमने 100% जो है वो लागू किया प्रदेश के अंदर। और साथ में जितनी भी योजनाएं बनाई तो ये अधिकांश योजनाएं जो है वो सैचुरेशन तक हम लेकर के गए। हम तो बहुत सारे सरकारें आती हैं, योजनाएं बनाती है, लेकिन योजनाएं धरातल के ऊपर नहीं आती है। लेकिन ये पहली सरकार है जिसने ये योजनाएं बनाई भी और हम उनका लाभ जनता तक भी पहुंचाया और उसको सैचुरेशन तक जो है वो हम लेकर के गए हैं। और उसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां केंद्र ने उज्ज्वला योजना बनाई कि हर घर में जो गरीब महिला है उसको हमने जो है वो गैस का चूल्हा जो है वो घर तक जो है वो उपलब्ध करवाना है, लेकिन बहुत सारी जो महिलाएं थी वो उससे बच जाती थी, वो इस योजना में कवर नहीं होती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री गृहिणी सेवा योजना प्रदेश के अंदर लागू की और उसके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि 3,23,000 परिवारों को निःशुल्क हमने गैस का जो है वो चूल्हा उपलब्ध कराया। और हिमाचल प्रदेश एक देश के अंदर पहला राज्य बना है जहां 100% घरों में आज गैस के माध्यम से जो है वो रोटी पकाई जाती है। और इसमें हमें करीब 119 करोड़ .90 यानी कि करीब 120 करोड़ रुपया जो है वो हमने इतनी धनराशि जो है वो हमने इस पर जो है वो खर्च की। और दूसरी जो महत्वपूर्ण योजना थी, हमने माननीय हमारी एक जो हमारी सोच है, हमारा जो विजन है
कि हम अंतिम पाए तक जो व्यक्ति है उस तक हमको पहुंचना है, उसको दर सरकारी कार्यालयों के चक्कर ना काटने पड़े, उसको न्याय जो है वो कैसे सुलभ हो सके। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट मंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी बना करके हर जिला में जनमंच का जो है वो आयोजन किया गया और उसके माध्यम से करीब जो 232 ऐसे जनमंच आज तक हमने जिनका आयोजन किया और उसमें 53,665 जो है 53,665 समस्याएं जो हैं वो उसमें आई और उसमें भी करीब 93% जो है वो हमने उनका हल किया है, मौके के ऊपर भी हल किया और बाद में 15 दिन के बाद जो है वो हमने उनका समाधान जो है वो उनको जो है वो दिया है। और उसी तरह से जो लोग जनमंच में नहीं आ सकते उनको 1100 नंबर मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन इस पोर्टल के माध्यम से घर बैठे भी हमने जो है वो इसकी सुविधा दी, जिसमें भी करीब 86% जो है वो लोगों की समस्याओं का सरकार के द्वारा जो है वो उसका मौके के ऊपर ही जो है वो समाधान जो है वो किया गया है। ऐसे में केंद्र के द्वारा एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई और वो योजना थी कि आयुष्मान भारत की एक परिवार के लिए हेल्थ कार्ड बना करके देना, क्योंकि समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सरकारी गैर सरकारी नौकरी में नहीं है, वो रेहड़ी लगाते हैं, फड़ी लगाते हैं या छोटा मोटा व्यवसाय करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन अगर उसके परिवार में भगवान न करे कोई बीमार हो जाता है और कोई ऐसी गंभीर रोग लग जाता है तो ऐसे लोगों के लिए जो है वो इलाज कराने का कोई प्रावधान नहीं था। इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसे 50 करोड़ परिवारों के लिए, यानी कि 10 करोड़ परिवारों के लिए 50 करोड़ लोगों के लिए उसमें आयुष्मान भारत में कार्ड बना करके ये सुविधा दी कि वो 5 लाख रुपए तक का इलाज करा सकते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार इसमें एक और कदम आगे बढ़ी। हमने हिमाचल के अंदर हिम केयर योजना शुरू की, जिसमें 5.17 लाख यानी कि 5,17,000 परिवारों को पिछले वर्ष हमने पंजीकृत किया, जिसमें 2 करोड़ 29 लाख का निःशुल्क जो है वो इलाज जो है वो उन परिवारों का इस योजना के माध्यम से किया गया। लेकिन इससे भी और लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो छोटी आयु में ही कोई ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं, गंभीर बीमारी से, लेकिन उनकी आय नहीं है, वो पेंशन योजना में नहीं आ सकते। ऐसे लोगों के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी सरकार के द्वारा सहारा योजना जो है वो प्रदेश के अंदर शुरू की, जिसमें 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता हर महीने जो है वो उसको दी जाती है, लाभार्थी को दी जाती है, और जिसमें भी 17,999 ऐसे लाभार्थी जिनको लाभ मिला, जिसके ऊपर करीब सरकार के द्वारा 60 करोड़ रुपए जो है वो उसके ऊपर खर्च किया गया। और इसके बाद नौजवानों के लिए ये बात ठीक है कि सरकारी नौकरियां हर किसी को देना संभव नहीं होता है, लेकिन रोजगार पैदा करना, रोजगार के लिए माहौल खड़ा करना, इसके लिए हमने एक योजना बनाई। पहले ये योजना हमारे ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा अलग से बनाई गई थी, आजीविका योजना, और बाद में इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने भी साथ साथ में स्वावलंबन योजना जो थी वो साथ में बना दी। बाद में हमें लगा कि इसका एक ही उद्देश्य है, तो हमने इसको मर्ज कर दिया और इसको स्वावलंबन नाम से जो है वो जारी किया। और इसका बहुत बड़ा लाभ जो है वो प्रदेश के नौजवानों के द्वारा रोजगार लेने के लिए नहीं, लेकिन रोजगार जो है वो देने के लिए कि वो एक एंटरप्रेन्योरशिप में आगे आए, एंटरप्रेन्योर बने और भी जो है वो लोगों को जो है वो रोजगार दें। और इसके ऊपर सरकार के द्वारा जो है वो 860 करोड़ रुपया जो है
वो आज तक जो है वो इसमें खर्च किया गया। और करीब जो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से 1000 से ज़्यादा जो है वो लोगों को जो है वो इसके माध्यम से जो है वो रोजगार दिया गया। ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो है वो माननीय हमारी सरकार के द्वारा जो है वो लागू की गई। और इसमें भी हमने बाद में इसमें एक और चेंज की कि एग्रीकल्चर सेक्टर को भी और फिशरी को भी, एनिमल हस्बेंड्री को भी, यानी कि एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर को भी जो एक प्रावधान किया कि यहाँ पर बड़े फार्मर्स नहीं हो सकते कि 50-50, 100-100 की डेयरी यहाँ पर करें। छोटे इंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, 2-4 भैंसे रखे, 10 गाय रखे, तो उनके लिए भी हमने स्वलंबन योजना के अंतर्गत जो है वो जो व्यवस्था जो है वो साथ में की गई। आज हिमाचल प्रदेश का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो कर्मचारी वर्ग है, जो करीब काफ़ी दिनों से एक डिमांड कर रहा था। और उनकी डिमांड थी कि 6 पे कमीशन जो है वो यहाँ पर लागू किया जाए। आज हमारी सरकार के द्वारा जहाँ 6 पे कमीशन भी लागू किया गया, जिसके माध्यम से करीब 3000 करोड़ का लाभ सीधे तौर पर जो है वो अपने कर्मचारी बंधुओं को रहेगा। और इसके साथ साथ जितने भी हमारे पेंशन होल्डर्स हैं, आज उनको भी जो है वो ये सारी व्यवस्था पेंशन में जो है वो पे कमीशन को जो है वो हम लागू कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ये तो एक कर्मचारी का एक बड़ा वर्ग है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी एक समाज के अंदर सरकार बनाने में एक बड़ी सहभागिता रहती है। वो गरीब हैं। उन गरीबों को भी हम लाभ देने के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो लोग बिजली का हम 60 यूनिट्स तक जो बिजली है, हमने उनको जो है वो 0 बिल पर, यानी कि उनका कोई बिल जो है वो नहीं आएगा। और इससे ऊपर जो है 60 से 125 यूनिट तक जो है वो उनके लिए भी व्यवस्था की गई कि वो ₹1.90 यूनिट जो है उनसे सरकार लेती है, उसमें से 90 पैसे की सब्सिडी दे करके अब उनसे भी ₹1 यूनिट जो है वो लिया जाएगा। ये जो है वो हमारी सरकार के द्वारा जो है वो आम जनमानस को जो है वो लाभ देने के लिए इस तरह की जो है वो घोषणाएं जो है वो की गई। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ हमने पूरा अपना जितना भी हमारा विजन डॉक्यूमेंट था, जहाँ हमने उसको लागू भी किया, उससे आगे बढ़कर के हमने बहुत सारी योजनाएं हमारी प्रदेश की सरकार जो है वो लेकर के आई। और इसके मैं दूसरी तरफ ये कहना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस की सरकार थी, जब 2012 में सत्ता में आई थी, तो उन्होंने एक यात्रा निकाली थी तत्कालिक सरकार के प्रभावशाली मंत्री ने, और उन्होंने कहा कि हम जब सत्ता में आएंगे हम हर घर में रोजगार देंगे। फिर कहा कि हम रोजगार भी देंगे, अगर रोजगार नहीं दे पाए तो हम बेरोजगारी भत्ता जो है वो प्रदेश के अंदर देकर देंगे। यानी कि इस तरह के गुमराह करके जो है वो सरकार जो है वो सत्ता में आने की बातें जो है वो कांग्रेस के लोग जब भी सरकार आती है तो वैसी बातें जो है वो करना शुरू कर देते हैं। और आज मैं देख रहा था कि ऐसी बातें फिर से जो है वो कांग्रेस के नेतागण करने लगे हैं। और वो ये यहाँ तक कहने लगे हैं कि अगर वो सत्ता में आए तो रेता भी फ्री दे देंगे, और यहाँ पर सत्ता में आए तो सीमेंट भी फ्री दे देंगे। अरे हमें एक बार सत्ता तो दो, फिर हम सब कुछ ही फ्री दे देंगे। लेकिन इस तरह की जो है वो बातें करना जिसका कोई लॉजिक नहीं होता है। लेकिन जब तुम सत्ता में रहे तो तुमने क्या क्या किया जिसके कारण तुम्हें सत्ता से जो है वो जाना पड़ा। और आज राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अगर हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें रही, वो धीरे धीरे आज एक जिसका नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि इस देश से जो है वो कांग्रेस जो है वो समाप्त हो जाएगी। आज कांग्रेस जो है वो समाप्ति की ओर है। आज कांग्रेस अब राष्ट्रीय पार्टी ना रहकर एक लोकल पार्टी बन गई है। और उत्तर प्रदेश के अंदर उसकी वो स्थिति थी कि जिसको बड़ी हास्यास्पद स्थिति
उत्तर प्रदेश में बनी थी कि वो समाजवादी पार्टी से गठबंधन के लिए 20 सीटें तक की जो है वो अपील करती रही, लेकिन कोई जो है वो समाजवादी पार्टी और बसपा ने उन्हें अपने गठबंधन का भी साथी बनाने से इनकार कर दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जहां भारतीय जनता पार्टी, जहां हम 4 वर्ष पहले एक विजन को लेकर के हम सत्ता में आए थे, हमने उसको इम्प्लीमेंट भी किया है और इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ जो है उस विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। हम सैचुरेशन तक जो है उन योजनाओं को जो है वो लेके जा रहे हैं। और इसके साथ साथ आज पार्टी ने ये तय किया है कि हम सत्ता में आए हैं, हम 4 वर्ष का रिपोर्ट कार्ड अपने सभी विधायक, अपने सभी मंत्री, अपने विभागों का भी, अपने क्षेत्र का भी, जहां सरकार को भी देंगे, पार्टी को भी देंगे और जनता को भी देंगे। और इसकी मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सबसे पहली जो जनसंपर्क से समर्थन यात्रा हमने कुटलैहड़ क्षेत्र के अंदर जो है वो शुरू की है। अभी मुझे पार्टी का जो आदेश हुआ है कि अन्य प्रदेशों के अंदर, पंजाब के अंदर, कुछ जिलों के अंदर ड्यूटी लगी है, लेकिन हम जल्दी इस अपना रिपोर्ट कार्ड जो एक चुने हुए प्रतिनिधि के नाते और एक लोकतंत्रीय जो एक सरकारों के अंदर जो है वो जो एक जनप्रतिनिधि होता है उसको जनता के बीच में जाना चाहिए। हम उसमें जो है वो अग्रणी हैं और हम जनता के बीच में धीरे धीरे सारी पार्टी ही अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के जनता के बीच में जाएगी। धन्यवाद। सर, आप 4 बार विधायक रहे हैं और मौजूदा मंत्री हैं और पिछले 4 साल के अंदर कितने, हालांकि बसाल औद्योगिक क्षेत्र है, कितने उद्योग स्थापित किए हैं? देखिए, उद्योग कितने स्थापित किए, जितने उद्योग मेरे एरिया में लग सकते हैं। मेरा एरिया जो है वो पहाड़ी के क्षेत्र है और पहाड़ी के क्षेत्र के अंदर रोजगार के साधन कैसे सृजन करने हैं। सिर्फ उद्योग ही एक इंडस्ट्री नहीं है कि जहाँ सिर्फ रोजगार पैदा होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमने जहाँ सिंचाई की व्यवस्था जो है वो खड़ी कर रहे हैं, वहीं हम बागवानी को साथ लेकर के आ रहे हैं। हमने शिवा प्रोजेक्ट्स के माध्यम से पिछले साल हमने कुछ क्लस्टर्स कुटलैहड़ क्षेत्र के अंदर शुरू किए थे और उसमें बागवानों को जो है, किसानों को हम बागवानी की तरफ लेकर के गए हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि प्रदेश की सरकार ने ऐसे 200 क्लस्टर, जिसमें एक क्लस्टर में 2 करोड़ खर्च होगा, सारा बगीचा जो है वो सरकार लगा करके देगी। ऐसे 400 करोड़ रुपया जो है वो इस वर्ष कुटलैहड़ क्षेत्र के अंदर खर्च होगा। हम उनकी सिंचाई की व्यवस्था भी कर रहे हैं, हम उनको पौधे भी लगा करके दे रहे हैं और साथ में 2 वर्ष उसका रखरखाव भी सरकार करेगी। और 2 साल रखरखाव के साथ साथ सरकार जो है जब वो फ्रूट देना शुरू करेगा, पौधा फ्रूट देना शुरू करेगा, तो वो उस बागवान को जो है वो सौंपेगी। दूसरा सबसे बड़ा हमने काम किया है, हमने इस क्षेत्र को, जिसको हम कुटलैहड़ की जो भाखड़ा बनने के बाद, डैम बनने के बाद हमारा जितना भी क्षेत्र था और वो सारे का सारा क्षेत्र जो था, जो अच्छी उपजाऊ भूमि थी, उस उपजाऊ भूमि को जो उसमें झील में परिवर्तित कर दिया था और वो हमारे लिए एक अभिशाप बन गई थी। लेकिन 50 वर्ष हम उसको अभिशाप समझते रहे, लेकिन हमने कहा वो हमारे लिए अभिशाप नहीं, वो कुटलैहड़ की जो गोविंद सागर झील है हम उसको वरदान में परिवर्तित करेंगे। और इस करके आज वहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स भी शुरू हो रही है, वहाँ पर पैराग्लाइडिंग भी शुरू हो रही है, वहाँ पर ट्रैकिंग रूट्स भी बन रहे हैं, वहाँ इको टूरिज्म और रिलीजियस टूरिज्म सबको जो है वहाँ पर हम बढ़ावा दे रहे हैं। वो भी एक रोजगार के साधन जो है वो हम यहाँ पर पैदा कर रहे हैं और यहाँ पर दे रहे हैं। और आगे के लिए जो हमारा अगला, जो हमारा 5 वर्ष होगा, जब सरकार में आएंगे और हम मुझे फिर से कुटलैहड़ के लोग जीत करके भेजेंगे, तो हम बागवानी के लिए और साथ में सिंचाई के लिए हमारा ये समय जो है वो समर्पित होगा। सर, मोमेर पंचायत है, उसमें एक क्वेश्चन आ रहा है। मोमेर पंचायत के पास मूर डैम के पास है, ये वहाँ सिंचाई की पाइप नहीं डालेगी। 700 पेड़ है, कह रहा संतरे के मेरे पास। देखिए, ऐसा है कि वो काम चला है, काम अभी कोई बंद नहीं हुआ है, आपने ध्यान लाया, उसको करेंगे।
सरकार विपक्ष का आरोप है कि मौजूदा मंत्री होते हुए भी वहां पे कई रास्ते बिल्कुल कच्चे हैं। अभी आप पीछे यहाँ पर 4 वर्ष और 50 वर्ष वो भी लोग सत्ता में रहे हैं और उनकी भी और जगह विधायक है। वहां देख करके आओ, वहां की स्थिति देख करके आओ क्या है कांग्रेस के क्षेत्रों की स्थिति। सारे पक्के हो गए रास्ते। आज कुटलैहड़ क्षेत्र के अंदर जहां 2 करोड़ रुपया हमारे ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से सिर्फ बंगाणा ब्लॉक में लगता था, आज 30 करोड़ लग रहा है। अब गांव के अंदर 20 रोड हैं, अगर 15 बन गए तो क्या अचीवमेंट नहीं है कि जो 5 बने उसके ऊपर आप पालकी में उठा करके बंदे ले जाएंगे। उसमें कोई कारण रहे होंगे, कोई कारण है, कोई जमीन नहीं दे रहा है। दूसरा कारण जो है उसमें जो सबसे बड़ा कारण रहता है FCA का कारण रहता है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है वो वहां पर लागू होता है। लेकिन हम नेगेटिविटी में कब जाएं, पॉजिटिविटी में जाएं कि कुटलैहड़ में कितना काम हुआ। अब उस बात को भी साथ लेकर के आओ। अगर कोई रास्ता नहीं बना है, उस रास्ते के लिए 4 करोड़ रुपया सैंक्शन है, लेकिन वो 4 करोड़ की बजाय आप वो वहां पर एक बंदा वहां पर रास्ता रोक करके बैठ जाता है और वो मरीज को जो है वो आप कंधे पर उठा करके लाते हो, तो अब सोशल मीडिया और उसमें मंत्री को गालियां निकालना शुरू कर देते हैं। ये नेगेटिविटी से मत ना सोचो, अब पॉजिटिविटी में जाओ। आप असेस करो कुटलैहड़ क्षेत्र के अंदर 4 वर्ष एक स्वर्णिम कुटलैहड़ मैं ये कह सकता हूं। और हम आज लोग भी इस चीज को मान रहे हैं। और जब हमने 6 दिन का हमने ये जो यात्रा शुरू की, 80-80, 85-85 लाख 85-85 साल के जो बुजुर्ग हैं कड़ाके की ठंड में बारिश में हमें आशीर्वाद देने के लिए आए। हम ये कह सकते हैं। ये तो चुनाव जो है वो पैमाना रहता है, जब चुनाव आएंगे तब देखेंगे। ये आपने गौवंश की बात करी, तो इसमें जो स्ट्रे कैटल की प्रॉब्लम है, इसमें निश्चित रूप से पिछले 5 वर्ष में काफी काम हुआ है, लेकिन इसमें जो मेन समस्या है वो पंजाब से जो आ रहे हैं आवारा पशुओं को लेकर, तो उसके ऊपर कुछ एक्शन लिया जा रहा है? इसमें बिल्कुल आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है। पंजाब का क्षेत्र साथ लगता है, उसको रोका जाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि गौवंश तो गौवंश है। ये थोड़ी बहुत बॉर्डर एरिया में रहेगी, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि अधिकांश सड़कों को हम खाली करें। एक और समस्या भी साथ में रहेगी, और वो साथ रहेगी कि उसके रख रखाव में इंडिविजुअल मैन टू मैन डिफर करता है कि कौन गौशाला कैसे, कौन गौशाला कैसे। लेकिन जहां लोगों ने 1-2 घर में रखने से छोड़ दिया, हम तो 100-100, 200-200, 600-600 रख रहे हैं। कहीं ना कहीं तो कोई कमी आएगी, कमी महसूस होगी। हम चाहूंगा कि उसमें एक सकारात्मक सबका जो है वो बीच में सहयोग रहे। और हम पहले तो हम गौ सेंचुरीज बनाने में लगे हैं, धीरे धीरे हम व्यवस्था की तरफ जो है वो आगे बढ़ेंगे और हम धीरे धीरे उसको जो है वो सेल्फ सस्टेन करने के लिए कैसे वो आत्मनिर्भर बने, इस तरफ जो है वो हम उसके बाद जो है वो काम करेंगे।